हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक्निकल मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 8 का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 जो है 1 से 25 तक करा दिया गया है, जिसमें पूरे डिटेल के साथ उसमें बताया गया है। यह टेस्ट सीरीज 8 का पार्ट 2 है, जो 25 के बाद अर्थात 26 से चलेगा। यह क्वेश्चन पीपीजे डिवीजन का एलडीसी जेई 25% कोटा के अंतर्गत जो एग्जाम हुआ था उसी का यह क्वेश्चन है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही आपसे हम उम्मीद करते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से चलेंगे, क्योंकि 26 के ऊपर जो है 25 तक करा दिया गया है पार्ट 1 में, या पार्ट 2 है। चलिए 26 में क्या कह रहा है कि समर्थन डिवाइस का उद्देश्य क्या है। समर्थन डिवाइस का मतलब कि सपोर्टिंग डिवाइस, ठीक है ना। सपोर्टिंग डिवाइस, एक सपोर्टिंग डिवाइस होता है, आपको यहाँ पर मैं बना दूं। एक सपोर्टिंग डिवाइस होता है जो सीबीसी के नीचे लगा रहता है, उसमें 4 स्प्रिंग लगे रहते हैं, ठीक है। 4 स्प्रिंग लगे रहते हैं और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर सीबीसी रहता है, ठीक है। यहाँ पर सीबीसी सेंटर बफर कपलर रहता है, जो सपोर्टिंग डिवाइस के ऊपर में सीबीसी रहता है, जो सीबीसी का मतलब कि यह सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब कि वजन को, मतलब वजन से लेकर के जो भी है, मतलब कि हर तरह से इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसी को हम सपोर्टिंग डिवाइस कहते हैं। और सपोर्टिंग डिवाइस का काम क्या है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है उद्देश्य क्या है। ए में दिया है सीबीसी वजन का समर्थन करने के लिए, सीबीसी के ऊर्ध्वाधर बलों को बराबर करने के लिए, और सी में दिया हुआ है ए एंड बी दोनों, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सीबीसी का वजन समर्थन करने के लिए और ऊर्ध्वाधर बल मतलब कि लंबवत जो बल है उसको जो है बराबर करने के लिए सीबीसी में जो नीचे सपोर्टिंग डिवाइस जो लगा रहता है उसका यही काम है। जो 4 स्प्रिंग जो लगे रहते हैं, किसी किसी में शायद 5 देखने को मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अधिकांशतः 4 ही आता है। आप कह सकते हैं कि नहीं सर इसमें 5 जो है स्प्रिंग, किसी में 6 लगा रहता है, लेकिन अधिकांशतः क्वेश्चन जो आता है उसमें 4 वाला ही ज्यादा आता है, इसीलिए मैं 4 वाला मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर में 4 स्प्रिंग रहता है अधिकांशतः, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो है सीबीसी के वजन को समर्थन करता है, मतलब कि सपोर्ट भी करता है, और ऊर्ध्वाधर बलों को मतलब कि बराबर करके रखता है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रीस के बहाव के मामले में से डैश से देखा जा सकता है, मतलब कि ग्रीस जब बहाव होता है एक्सल पर से, मतलब कि जब रनिंग पीरियड में होता है तो उसको कहां से देखा जा सकता है। तो इसको जो है लिखा है कि बियरिंग के सामने सीलिंग पर असर माने बियरिंग होता है, असर आवाज के नीचे प्लग पर, बियरिंग के बैकिंग रिंग पर, उपयुक्त में से सभी, ठीक है ना। तो हम इसका सही आंसर जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, मतलब कि ऑल इसका सही आंसर हो जाएगा। जब गाड़ी रनिंग पीरियड में होता है, जब बियरिंग जो है ज्यादा गर्म हो जाता है तो उस पीरियड में जो है ग्रीस जो है बाहर आने लगता है। अब स्थिति कब बनती है, जब एक्सल जो है हॉट हो जाता है, ठीक है। हॉट एक्सल के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बियरिंग के बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि बियरिंग जो है फर्स्ट जो है बियरिंग जब माउंट करते हैं मतलब कि एक्सल पर, तो उसको जो है इंडक्शन हीटिंग के द्वारा, आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे डिटेल बताने वाला हूं। देखिए उसको जब हम एक्सल पर जब फीड करते हैं, एक्सल पर हम जब बियरिंग को फीड करते हैं तो उस वक्त जो है इसको 80 से 120 डिग्री तक गर्म करके इसको हम जो है इसको मतलब कि फीड करते हैं, मतलब एक्सल पर, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि किस हीटिंग के द्वारा इसको गर्म किया जाता है, तो इसको जो है इंडक्शन हीटिंग के द्वारा इसको गर्म करके, हीटर द्वारा इसको गर्म करके इस पर चढ़ाया जाता है, ठीक है, हीट किया जाता है। और इसको जो है, और इसका यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि ग्रीस के बहाव के मामले में ग्रीस कब दिखाई देता है, तो जब गाड़ी रनिंग पीरियड में होता है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आता है कि हॉट एक्सल कब मतलब कि माना जाता है, ठीक है। तो जब बियरिंग जो है, देखिए एक ही एक्सल पर मान लेते हैं कि 2 बियरिंग लगा हुआ है, तो दोनों में अंतर, पहले आईसीएफ के लिए बता दूं तो आईसीएफ में 20 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों में अंतर मतलब ये जितना गर्म है और ये गर्म है, दोनों बियरिंग एक ही एक्सल पर जितना गर्म है, दोनों के बीच में जो है मतलब कि 20 डिग्री से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसमें, आईसीएफ में और एलएचबी में है 15 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि एलएचबी में, ठीक है ना। एलएचबी में ज्यादा, इससे ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अंतर मतलब कि दोनों बियरिंग में गर्मी में अंतर की मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। और
और ये पूछा कहा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि कितना से अधिक गर्म नहीं होना चाहिए बेयरिंग, तो 80 डिग्री से ज्यादा बेयरिंग को गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वहीं जब 80 डिग्री से ज्यादा जब गर्म हो जाता है तो एक्सल जो हॉट हो जाता है, और उस स्थिति में जो है ग्रीस का बहाव होना शुरू हो जाता है। और जो बक्सा लगा हुआ रहता है, एक्सल बॉक्स, मतलब बेयरिंग के ऊपर जो बक्स लगा रहता है रनिंग पीरियड में आप देखे होइएगा, तो उसमें जो है बहाव जो है यहाँ पर कह रहा है कि बेयरिंग के सामने से सीलिंग रिंग पर भी असर माने बेयरिंग होता है, असर के नीचे प्लग पर, बेयरिंग के बैकिंग रिंग पर, मतलब सब जगह से जो है मतलब कि गर्म होकर के ग्रीस जो है एकदम पतला हो जाता है और ग्रीस जो है बाहर निकलने लगता है। तो हमारे हिसाब से आप तो समझ गए होइएगा। बियरिंग जो है इसके आईसीएफ में दोनों एक ही एक्सल पर दोनों बियरिंग के तापमान में अंतर 20 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, एलएसयू में 15 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, और केवल एक्सल की अगर हम मतलब कि बियरिंग का हम बात करें कि उसको कितना डिग्री से अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, तो 80 डिग्री से अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रोलिंग स्टॉक के लिए किस प्रकार के रख रखाव का उपयोग किया जाता है, तो ब्रेकडाउन एवं निवारक दोनों जो देख, चलिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा लूं तो ठीक रहेगा। रोलिंग स्टॉक के लिए किस प्रकार के रख रखाव का उपयोग किया जाता था, ब्रेकडाउन रख रखाव और निवारक रख रखाव, ठीक है, मतलब कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इसमें जो है दोनों जो है रोलिंग स्टॉक में मेंटेनेंस जो है रख रखाव किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि प्राथमिक रखाव डैश का एक प्रकार है। सब देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि प्राथमिक रख रखाव डैश का प्रकार, किसका प्रकार है, तो यह एक निवारक रख रखाव का मतलब कि प्रकार है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का यह एक प्रकार है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि पिट लाइन पर क्या रख रखाव किया जाता है, पिट लाइन पर कौन सा रख रखाव किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है रख रखाव जो है द्वितीयक रख रखाव और प्राथमिक रख रखाव दोनों जो है किया जाता है। इसमें ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, केवल द्वितीयक रख रखाव, केवल प्राथमिक रख रखाव, और सी और डी में क्या कह रहा है, ए और बी दोनों, ठीक है। तो मतलब कि इसमें जो है द्वितीयक रख रखाव और प्राथमिक रख रखाव दोनों जो है पिट लाइन के रख रखाव में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 में हम चलते हैं। करें एंटी रोल बार के लिए जांच की जानी चाहिए, एंटी रोल बार के लिए क्या जांच करनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या, किसी भी थकावट, किसी भी दरार, मुक्त संलयन, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें जो है किसी भी थकावट बाकी सभी के लिए मतलब कि मुक्त संलयन, किसी भी दरारें, सभी का मतलब कि जांच जो है एंटी रोल बार के लिए जांच जो है करनी चाहिए, सभी इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट में एफ आर पी से आप क्या समझते हैं, नहीं एफ आर पी डैश है, तो एफ आर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फायर रिटार्टेंट और फायर प्रूफ। देखिए इसमें जो है हमारे कर्मचारी भाई कंफ्यूज कर जाते हैं, तो मतलब कि अग्निरोधी और अग्निरोधक यानी फायर प्रूफ और फायर रिटार्टेंट। तो अग्निरोधी का मतलब ये हो गया कि वो जलेगा, मतलब कि धीरे धीरे जलेगा, जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है ना। और फायर प्रूफ का मतलब ये हो जाता है कि वो बिल्कुल जलेगा ही नहीं। तो एफ आर पी जो होता है वो जलता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं जलेगा, जलेगा लेकिन धीरे धीरे, जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, इसीलिए फायर रिटार्टेंट यानी अग्निरोधी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और एफ आर पी है क्या, तो फाइबर रेनफोर्सेड प्लास्टिक है, ये क्या है, इसका एफ आर पी का फुल फॉर्म जो होता है फाइबर रेनफोर्सेड प्लास्टिक होता है, ठीक है ना। जब एलएचबी कोच में नए जितने भी बने हैं उसमें अंदर की तरफ, अंदर में जब आप बैठते हैं तो देखते हैं कि साइड में पहले पलाई लगा रहता था, लेकिन पलाई की जगह पर एक ऐसा एफआरपी वो प्लास्टिक है, इतना चिकना, इतना सुंदर लगा रहता है, आप देखते हैं वही जो है एफआरपी है, जो साइड और छत में भी सब वही एफआरपी का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसीसीएन कोचों में कितने अंडर स्लग वाटर टैंक होता है, ठीक है ना। एसीसीएन, एसी है और सीएन का मतलब ये हो जाता है कि मतलब कि 3 टायर एसी। मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था एसी तो मतलब एसी होता है, एयर कंडीशन। सीएन का मतलब हो जाता है 3 टायर, ठीक है ना, सीएन का मतलब हो जाता है 3 टायर। मैंने सब डिटेल में इसके पहले वाला वीडियो में मैंने पूरा बताया था, ठीक है ना। मैं फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग
इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन कोड जो है बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है इन्फेक्शन कैरिज पहले आता है, इन्फेक्शन कैरिज, जिस पर जो है इन्फेक्शन वाले लोग जितने भी लोग हैं जांच करते हैं लोग, उस गाड़ी पर वो लोग जो चढ़ते हैं उसका नाम मतलब ट्रांसपोर्टेशन कोड है इन्फेक्शन कैरिज का AR का मतलब होता है इन्फेक्शन कैरिज, ठीक है। और उसके बाद में आ जाता है पेंट्री कार, तो पेंट्री कार का हो जाता है WCB का क्या हो गया, पेंट्री कार, ठीक है ना। पेंट्री कार आप शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास AC, तो AC होता है, AC लिख देंगे, एम F लगा देंगे तो फर्स्ट AC हो जाएगा, ठीक है ना। और टू टायर का मतलब हो जाता है CW। अब यहाँ पर AC लगा देंगे तो CW मतलब कि टू टायर AC हो जाएगा। तो एक ये हो जाएगा फर्स्ट AC, तो आप समझ ही रहे हैं, फर्स्ट AC, ठीक है। और टू टायर इसका हम केवल लिख देते हैं टू टायर, ठीक है ना, टू टायर। यहाँ पर जब AC लगा दीजिएगा तो AC टू टायर हो जाएगा। तो AC टू टायर का मतलब ट्रांसपोर्टेशन कोड जो है CW होता है, ठीक है ना। अब थ्री टायर का भी आप यहाँ पर देखें कि ACCN, तो CN जो है थ्री टायर का मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन कोड है। AC का मतलब AC हो गया, मतलब एयर कंडीशन, और CN जो है थ्री टायर AC होता है। यहाँ पर CN हम लिख देते हैं, देखिए AC तो AC हो गया, मतलब कि CN जो है ये जो है थ्री टायर का यह मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन कोड हो गया, ठीक है। और यहाँ लिख दें चेयर कार का, ठीक है ना, चेयर कार का CZ होता है, CZ जो है चेयर कार का हो जाता है, CZ चेयर कार का हो जाता है। और पावर कार का जो है RM हो जाता है, RM जो है पावर कार का हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कोड जो है आप लोग जब मतलब कि कहीं भी क्वेश्चन आ जाएगा एक तो आप लोग लगिएगा ढूंढने। अब एक PDF में यहाँ मिलेगा, कभी उस नोट्स बनाए वहां मिलेगा, तो किसी वीडियो में मिलेगा, तो इस तरह आप लोग परेशान हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिए, ताकि कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ढूंढने में आपको कंफर्म होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है वाटर टैंक की बात बताया, मैं ट्रांसपोर्टेशन कोड मैं डिटेल में मैं आप लोग को मैंने बताया, ताकि आप लोग पूरी तरह से कंफर्म हो जाए। फिर मैं अब वाटर टैंक के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ, वीडियो को रोक रोक करके अपना नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसमें क्या कर रहा है कि ACCN में कितने अंडर मतलब कि थ्री टायर में अंडर स्लग वाटर टैंक कितने लगे रहते हैं, तो 3 गो लगा रहता है। वाटर टैंक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया, जो भाई अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट वाले वीडियो में जा करके देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है 3 वाटर टैंक लगे रहते हैं, ठीक है। तो एक वाटर टैंक जो है मतलब एक जो है दो जो एक जो है देख चलिए, एक मैंने लिख दिया तो लिख ही दिया, 450 लीटर का वाटर टैंक लगा रहता है। और 2 वाटर टैंक जो है 685 लीटर का वाटर टैंक, 450 लीटर का 2 टैंक लगा रहता है। और एक टैंक जो है 450 लीटर का लगा रहता है, मतलब कि कुल मिलाकर के 3 टैंक लगा रहता है। ACCN मतलब कि AC थ्री टायर कोच के अंडर स्लग में 3 वाटर टैंक लगा रहता है। और इसमें और एक क्वेश्चन आ जाता है, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें जो है 685 लीटर का जो वाटर टैंक है उसमें जो है आपको एक ही यहाँ पर एक मोटर लगा रहता है, जो मोटर के जरिए पानी जो है मतलब कि जहां भी आवश्यकता है, जैसे कि शौचालय से लेकर के जहां पर हम लोग नल जो लगा रहता है टोटी बेसिन में जहां भी है, तो मतलब कि टैंक में जो है 685 लीटर वाला के लिए एक ही जो है मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो टंकी में ऊपर के टंकी में पानी को भेजने के लिए। उसमें लिखता है क्वेश्चन में कि कितने जो है मतलब कि मोटर लगे, तो एक ही लगा रहता है। एक ही मोटर में दो दो का कैसे काम चलेगा भाई, तो मान लेते हैं कि यह एक टंकी है और एक टंकी ये है, तो दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसके कारण एक ही मोटर से काम चल जाता है, ठीक है ना। और एक और इसमें क्वेश्चन आप लोग को आ जाता है कि ये तो आ गया कि 3 टैंक लगा रहता है, ठीक है ना, वो अंडर स्लग के अंदर, ठीक है। लेकिन एक और टैंक होता है जो 30 लीटर का जो है इमरजेंसी के लिए जो प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि पानी आपका खत्म हो गया और उस स्थिति में जो है इमरजेंसी में जो है कहाँ से पानी आएगा, तो उस वक्त जो है 30 लीटर का एक और टैंक लगा रहता है, जो मतलब कि वह अंडर स्लग, यहाँ पर क्वेश्चन में है कि अंडर स्लग, तो अंडर स्लग में नहीं लगा रहता है, ऊपर छत में जो है लगा रहता है, जो कि इमरजेंसी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। किसका, 30 लीटर वाला का। तो क्वेश्चन में आता है कि इमरजेंसी के लिए लगे टैंक की क्षमता कितना होता है, तो इमरजेंसी के लिए जो है आपातकालीन के लिए 30 लीटर वाला टैंक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमको जहाँ तक विश्वास है कि पूरी तरह डिटेल में समझ गए होंगे। यहाँ पर है अंडर वाटर स्लैंग टैंक जो है, तो अंडर में जो है 3 टैंक लगा रहता है, ठीक है ना, कितने, 3 टैंक लगा रहता है।
याद रखिएगा, दूध 650 लीटर का और एक 450 लीटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि व्हील प्रोफाइल गेज की जांच डैश में की जाती है। तो व्हील प्रोफाइल की गेज जो है D1 D2 D3 तीनों में किया जाता है। जो कहाँ दिया हुआ है, ABC में दिया है, ठीक है ना। D1 D2 D3 तीनों शेड्यूल में जो है किया जाता है, ठीक है ना। व्हील प्रोफाइल गेज की जांच, ठीक है ना, हमेशा गेज की जांच किया जाता है ताकि गेज तो आप जानते हैं कि व्हील गेज जो है, मान लें कि एक्सल है और ये चक्का है, तो दोनों फ्लैंज के बीच की दूरी जो है व्हील गेज होता है, ठीक है ना। उसी को व्हील गेज कहते हैं। तो हमेशा इसको मापा जाता है कि मान लेते हैं कि कहीं चक्का जो है इधर उधर तो नहीं हुआ है ताकि ट्रैक से ना उतर जाए, इसलिए व्हील गेज जो है D1 D2 D3 हमेशा जो है सभी में उसको मापा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर टैंक की निकासी कहाँ से की जाती है। तो यहाँ भी जो है एयर टैंक की निकासी मतलब कि उसका भी जांच पड़ताल जो है हमेशा D1 D2 D3 तीनों में जो है किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों से दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एयर टैंक जो है क्वेश्चन में है, एयर टैंक के द्वारा ही हमारे सारे ब्रेकिंग, जितने भी ब्रेकिंग मतलब कि जो भी ब्रेकिंग से संबंधित जो भी पार्ट पुर्जा है, BC से लेकर CR से लेकर के PBP जितने भी है ब्रेकिंग सिस्टम, वो सभी एयर टैंक से ही, मतलब कि एयर टैंक उसमें पूरे के पूरे हवा भरा रहता है, उसी के हिसाब से मतलब उसी से सबको हवा की आवश्यकता की पूर्ति होता है। इसलिए एयर टैंक जो है हमेशा उसका D1 D2 D3 तीनों में जो है उसकी जांच पड़ताल निकासी जो है किया जाता है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दुर्घटना की जांच के संदर्भ में CRS का पूर्ण रूप क्या है। तो C मतलब कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। और एक आता है CRIS, ये दोनों में ज्यादा जो है हमारे कर्मचारी भाई जो है, मेरे दोस्त जो है कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। इसलिए दोनों को एक जगह लिखिए आप लोग। इसलिए लिखने के लिए मैं बोलता हूं कि आप लोग कभी भी अगर क्वेश्चन को ढूंढे तो वहां पर जाकर के कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो इसका जो होता है ये जो है CRS कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, और हो जाता है इसका जो होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो दुर्घटना के जांच के लिए जब भी मतलब कि संदर्भ में जब मतलब कि CRS के पास हम लोग प्रथम सूचना देते हैं कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, इसका फुल फॉर्म हो जाता है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक जगह आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आप लोग को ढूंढने में परेशानी नहीं हो, ठीक है। और एकदम जी जान से तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए और अच्छा से अच्छा रैंक लाने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो दुर्घटना राहत चिकित्सा, और अरे क्वेश्चन में क्या है, ARME का फुल फॉर्म क्या होता है, ARME का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। मेडिकल क्या लिखा, सभी ऑप्शन को पढ़िए, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, ठीक है ना। इक्विपमेंट यहाँ पर है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है, यानी दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरण, ठीक है। इसका जो है फुल फॉर्म इसका हो जाता है, ठीक है। ARME का फुल फॉर्म एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि इसका फुल फॉर्म आप जान गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि SS3 की बराबरता क्या है। देखिए पार्ट 1 में जो है SS1 SS2 SS3 D1 D2 D3 और ICF के लिए जो होता है क्या बोलते हैं ABC जो शेड्यूल होते हैं ABC तीनों शेड्यूल, और उसके बाद में ICF और LHB का POH IOH सभी के सभी पूरे डिटेल के साथ बताया गया है। इसी के पार्ट 1 में आप वहां जाकर के आप देख सकते हैं। मैं अगर उतना मैं बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए उसको इतना डिटेल में मैं बताया हूं कि 25 ही क्वेश्चन में 1 घंटा समय बर्बाद हो गया है, इसीलिए मैं उसी को फिर से दोबारा नहीं बताना चाहता हूं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में केवल यहाँ पर बता दूं कि SS3 जो है, अब देखिए यहाँ पर मैं तत्काल में बता दे रहा हूँ जल्दी में कि देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ SS1 SS2 SS3, ठीक है, SS2 SS1 SS3, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ईयर में पूछ रहा है ना, नहीं 1.5 3 6, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.5 1/2, यहाँ पर लिख देता हूँ 3, यहाँ पर लिख देता हूँ 6, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने 6, यहाँ पर लिख दिया मैंने 12, यहाँ पर लिख दिया मैंने 24। यहाँ ये सब क्या है, लाख किलोमीटर, ये क्या है लाख किलोमीटर, ठीक है, लाख किलोमीटर। और ये क्या है ईयर है, ठीक है, ये क्या है
ईयर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं SS1 है 1.5 ईयर या 6 लाख किलोमीटर, SS2 3 ईयर या 12 लाख किलोमीटर, SS यहाँ पर 3 है, ये जो है 3 6 साल या 24 लाख किलोमीटर। तो हमने उसमें पूरा ट्रिक के साथ मैंने बताया है पार्ट 1 में कि कैसे इसको याद किया जाएगा, उसमें जाकर आप लोग जरूर देख लें। मैंने यहाँ पर तो तत्काल जल्दी में मैंने बता दिया है केवल इसी के आधार पर। तो LHB के लिए हो गया, ICF का भी मैंने बताया है, IUH PUH से लेकर के ABC शेड्यूल सब मैंने D1 D2 सब बताया है, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो कैसे याद कीजिएगा, तो इसे याद कीजिएगा लाइनिंग में कि 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर, तो शायद ऐसे भी याद हो जाएगा, लेकिन इस तरह शायद आपको मिस्टेक कर सकता है। तो ऐसे याद कीजिए, पहले किलोमीटर वाला में तो 6 12 24 यानी 2 बारी होता जा रहा है, 6 12 24, और ईयर में 1.5 3 6 1.5 3 6 6 12 24 1.5 3 6 6 12 24, SS1 SS2 SS3 इस हिसाब से आप लोग याद कीजिएगा तो आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है कि SS3 किसमें किया, तो SS3 जो है क्या 6 ईयर या 24 लाख किलोमीटर तक कहाँ दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, 6 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष इसका बारंबारता यानी अवधि जो है उतना होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह सी वर्ग के ओडीसी डैश के मतलब किसके दौरान या जाया मतलब कि चलता है, तो दिन के रोशनी में यानी डे लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है। डे लाइट मतलब कि दिन के प्रकाश में वह चलता है, ठीक है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि मैं देखता हूं जब भी सेट मैंने मैं भी सेट बनाया हूं और बनवाता भी हूं, उसमें ज्यादा क्वेश्चन के यह रिपीट होता है, ठीक है ना। अगर जो भाई इसका PDF लेना चाहते हैं, मैं वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि इस वीडियो का PDF कैसे मिलेगा, या कोई भी वीडियो या LD CJE WM की तैयारी के लिए आप लोग अगर वीडियो मतलब कि PDF लेना चाहते हैं, तो आप लोग PDF लेने के लिए मैं अंत में WhatsApp नंबर दूंगा वीडियो के अंत में, आप वहां से मैसेज करके आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं, और अच्छे से अच्छे गाइडलाइन यहाँ से दिया जाएगा और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेक बैंड मैच ट्रक में किस प्रकार के युग्मन मतलब कि जोड़ने का प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसमें भी CBC का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ब्रेकमैन मैच ट्रक में, ठीक है। तो ये सब मैच ट्रक जो है दुर्घटना के समय जो है क्रेन के साथ में इस सब में अधिकतर जाते हैं, तो उसमें भी है, मान लेते ट्रेन से जब जुड़ रहा है तो उसके लिए कोई ट्रांजिशन मतलब कि कपलर जो भी मतलब कि प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी CBC का ही प्रयोग किया जाता है, यानी सेंटर बफर कपलर का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो भी ट्रेन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये ना कि उसके लिए कोई दूसर गाड़ी खींच कर ले जाएगा, ऐसी नहीं है। यहाँ पर कह रहा है ब्रेक बैन मैच ट्रक उस मतलब की गाड़ी का नाम है, उसमें भी मतलब युग्मन के लिए जोड़ने के लिए CBC का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नई वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार पहले 2 अंक जो है किसको मतलब दर्शाता है, तो वो पहले अंक जो है 2 अंक निर्माण वर्ष को जो है दर्शाता है, किसको दर्शाता है, निर्माण वर्ष को, कि किस वर्ष यह वैगन जो है निर्माण हुआ था, ठीक है ना, यही जो है वह दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जहां तक विश्वास है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही आप लोगों से उम्मीद करते हैं। हम जो है इतना मेहनत करते हैं, केवल आप लोगों को तो सब्सक्राइब और शेयर ही तो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PME से आप क्या समझते हैं, PME से आप क्या समझते हैं, PME, तो इसमें जो है इसका कहाँ दिया हुआ है, पीरियोडिकल मेंटेनेंस एग्जामिनेशन, पीरियोडिकल मेंटेनेंस एग्जामिनेशन, इसका जो है फुल फॉर्म जो है हो जाता है। यही यहाँ पर कह रहा है आप क्या समझते हैं, उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, मतलब कि अवधि रख रखाव परीक्षण, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कर रहा है कि CC रेक से क्या समझते हैं, तो CC रेक का मतलब होता है क्लोज सर्किट रेक, ठीक है, क्लोज सर्किट रेक कहाँ दिया हुआ है, B में, क्लोज सर्किट रेक जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है CC रेक का, ठीक है। तो आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। और जो भाई टेस्ट दिए हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि आप लोग तो इसी संडे को जो टेस्ट हुआ था उसी का यह पार्ट 2 है, ये सीरीज 8 का, लेकिन आप लोग टेस्ट दे दीजिए। अगर क्वेश्चन कंफ्यूज में रहता है तो उसको जब मैं यहाँ से वीडियो बनाकर जब मैं भेजता हूँ तो उसको पहले देखें, ठीक है, देख करके तब उस क्वेश्चन के लिए आप एक अलग नोट्स तैयार करें, ठीक है, नोट्स तैयार करें। मान लेते हैं कि मैं जो क्वेश्चन का जो मैं टेस्ट कराया हूँ, तो
उसमें तो मान लीजिए जो क्वेश्चन है तो वहीं आप देख रहे हैं, लेकिन जब वीडियो बनाया जाएगा तो ये क्वेश्चन के आधार पर कई क्वेश्चन बताया जाएगा उससे रिलेटेड। तो उस समय जब आप नोट कीजिएगा वीडियो को देख करके, तो जो क्वेश्चन को मैं बताता हूँ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वहीं पर आप वहाँ लिख सकते हैं, लिखिएगा तो उसको पढ़ने में बाद में सहूलियत होगी और क्वेश्चन पढ़ने में मजा आएगा, कॉन्सेप्ट भी सही होते मतलब कि क्लियर होते चलेगा। इसलिए जब वीडियो मैं बनाता हूँ उस वक्त आप लोग नोट्स तैयार कीजिए, बिना ऐसे नहीं कीजिए, नोट्स जरूर तैयार कीजिए, इसलिए कि परीक्षा के टाइम पढ़ने में सहूलियत होता है। मान अभी नोट्स नहीं बनाइएगा तो बाद में परीक्षा के टाइम जो है जब क्वेश्चन जब पढ़ना होगा तो कितना पीडीएफ कितना वीडियो देखेगा, उस वक्त कॉपी ही काम में आता है, इसलिए नोट्स को तैयार करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे में किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो AAR टाइप का प्रयोग किया जाता है, कहाँ दिया हुआ है, सी में। AAR टाइप मतलब कि प्रकार का मतलब कि CBC का प्रयोग सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, AAR टाइप का यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है कि बफर गियर असेंबली में से कौन सा बफर को अवशेषित, तो इसमें जो है स्प्रिंग जो है करता है। क्या इसमें लिखा हुआ है, बफर फास्टिंग, बफर प्लंजर, बफर स्पिंडर, बफर स्प्रिंग। इसका जो है सही आंसर ए हो जाएगा। बफर स्प्रिंग जो है बफर गियर असेंबली में जो है बफर के प्रभाव को अवशेषित करता है। ठीक है, कौन करता है, बफर स्प्रिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोको के ट्रैक्टिव प्रयास अलग अलग बैगनों तक डैश के द्वारा मतलब की जाता है, किसके द्वारा जाता है, लोको में। तो क्या कर रहा है, लोको में। ठीक है, तो इसका जो है लोको का यह क्वेश्चन है ना 46, CBC के द्वारा, ड्रैग गियर के द्वारा, नकल के द्वारा, साइड ब्रेक के, ये भी जो है ड्रैग गियर के द्वारा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यह लोको का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 47 में क्या कह रहा है कि क्लीविश और सेल्विस पिन किसका हिस्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे अधिक रिपीट होता है। ठीक है, तो यह ट्रांजिशन कपलर का यह हिस्सा है, किसका है, ट्रांजिशन कपलर का यह हिस्सा है, यह सबसे अधिक रिपीट यह क्वेश्चन होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि व्हील गेज किसे मापा जाता है। ठीक है, तो व्हील गेज जो है आपको मतलब ऊपर भी मैंने बताया है कि मान लेते हैं कि यह एक एक्सल है और यहाँ पर जो है आपको मतलब कि व्हील लगा होता है, तो दोनों व्हीलों के बीच जो मतलब की दूरी जो है वही व्हील गेज कहलाता है। ठीक है ना, तो दोनों फ्लेंज के बीच की दूरी को हम लोग व्हील गेज कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक ही एक्सल पर दो व्हीलों की फ्लेंज के बीच की दूरी जो है इसका जो है इसका सही आंसर होगा व्हील गेज मापा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा करके हम इसको क्लियर करते हैं, यानी ये नंबर में दिया हुआ है, एक ही धुरी पर मतलब एक्सल पर दो पहियों के बीच की दूरी जो है होता है व्हील गेज। थोड़ा अब ऊपर बढ़ाते हैं, 49 नंबर, धुरी का एकीकृत भाग क्या कहलाता है। धुरी का एकीकृत भाग क्या कहलाता है, एकीकृत का मतलब आप समझ रहे हैं ना, इंटीग्रेटेड पर्सन। ठीक है, तो आपको मैं समझा दूं, जैसे कि मान लेते हैं कि यह एक्सल हो गया, यहाँ पर एक एक्सल मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो इस पर जो है हम लोग बेयरिंग चढ़ाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या चढ़ाते हैं, बेयरिंग चढ़ाते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होता है, आपका चक्का होता है। ठीक है, मतलब कि व्हील होता है। तो एकीकृत भाग जो है मतलब जिस पर हम लोग बेयरिंग चढ़ाते हैं, जो एक्सल के लास्ट में जो होता है जिस पर हम लोग बेयरिंग जो फिट करते हैं उसी को हम लोग जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरल, जनरल। ठीक है, तो धुरी का एकीकृत भाग क्या कहलाता है, तो जनरल कहलाता है। और जनरल है क्या, वही मैं आपको समझा रहा था कि धुरी के जो लास्ट में जो होता है जिस पर हम लोग बेयरिंग चढ़ाते हैं उसी को हम लोग जनरल कहते हैं, जनरल। ठीक है, जनरल, समझ गए होंगे आप। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट में कि जनरल के ओवलिटी और टेपर की व्यास मापने के लिए कितने स्थानों की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो इसमें 3 स्थानों की जरूरत पड़ता है। देखिए बी में जो दिया हुआ है 3 स्थानों की, दोनों ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ठीक है, तो वो ये हो गया क्षैतिज। ठीक है, पहले क्षैतिज मापेंगे और 2 जगह ऊर्ध्वाधर
मतलब कि एक बीच में और एक लास्ट में, क्योंकि बीच में हल्का सा जो है पतला होता है, इधर हल्का सा ना के बराबर मतलब कि ऊपर जो है थोड़ा सा मोटा होता है, ताकि बेयरिंग को चढ़ाने में इधर हल्का मतलब कि ढीला है और लास्ट में जाकर हल्का सा टाइट हो जाए, मतलब कि ना के बराबर थोड़ा सा पॉइंट कुछ जो है पॉइंट के बाद जो है इतना जो है इसका होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 स्थानों की नापने की जरूरत होता है। क्या होता है, जनरल के ओवरलिटी टेपर व्यास को मापने के लिए कितने स्थानों की जरूरत है, तो 3 स्थानों की, ठीक है। 3 स्थानों की, 2 ऊर्ध्वाधर, एक यहाँ और एक लास्ट में और एक क्षैतिज, मतलब कि 3 स्थानों की जरूरत पड़ता है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि ब्रेक लगने के दौरान हवा का बहाव, जब ब्रेक लगता है तो उस समय हवा का बहाव जो है कैसा, मतलब कि किधर से किधर होता है, ठीक है। तो उसमें जो है आप जानते हैं कि हवा जो है, हवा का मतलब कि इकट्ठा जो है एयर में होता है, मतलब कि एक्जुलर रिजर्वायर में उसका हवा का टैंक जो है होता है, तो उसी में से हवा जो है बीसी में डीबी के द्वारा भेजा जाता है, डीबी के द्वारा होकर के ही बीसी में जाता है। लेकिन यहाँ पर आंसर जो है एयर टू बीसी, मतलब एयर एक्जुलर रिजर्वायर से होकर के बीसी में जाता है, ठीक है ना। ब्रेक लगने के दौरान हवा का प्रवाह एयर टू बीसी, ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एयर में आप कहेंगे एयर में हवा कहां से आता है, एयर जो है एफपी के द्वारा एयर चार्ज होता है, और इसका एयर जो है मैंने पूरा डिटेल में इसके बारे में पार्ट 1 में बताया, पार्ट 1 में जाकर आप देख सकते हैं, या पार्ट 2 है टेस्ट सीरीज 8 का, इसी का मतलब कि पार्ट 1 में पूरा देख सकते हैं। एयर का क्षमता जो है, एयर के मतलब प्रेशर जो है 6 kg होता है, ठीक है, 6 kg पर cm स्क्वायर होता है, पूरा डिटेल मैंने बताया, इसीलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में मैं बताने क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एआर और एफपी, ठीक है, एआर और एफपी का प्रेशर जो है 6 kg होता है। क्यों 6 kg होता है, क्योंकि एफपी के द्वारा ही एआर चार्ज होता है, ठीक है। और बीसी, बीसी मतलब कि ब्रेक सिलेंडर का जो है प्रेशर 5 kg होता है। क्यों होता है, क्योंकि बीपी और सीआर, सीआर का प्रेशर 5 kg, इसको पूरा डिटेल मैंने पार्ट 1 में बताया है, इसके बारे में आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, एंगल कॉक को बंद करने के लिए हैंडल की स्थिति, जब देखिए कॉक, कट ऑफ एंगल कॉक जो है, इसके बारे में भी मैंने पूरा पार्ट 1 में बताया, एयर होज का चित्र पूरा बनाकर एपीबीबी का फोटो बना करके मैंने पूरा डिटेल में बताया, उसको जाकर जरूर देखिएगा। फिर भी मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ। कट ऑफ एंगल कॉक जो है, आप देखें कि गाड़ी जो है, मान लेते हैं कि एक गाड़ी है, यहाँ पर जो है एयर होज लटका रहता है, यहाँ पर जो है एंगल कॉक जो है लगा रहता है, कट ऑफ एंगल कॉक, ठीक है। तो उस स्थिति में जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक जो है हैंडल जो है लगा रहता है, जब इसको जो है बंद करना होगा तो हैंडल को ऊपर उठा देंगे, मतलब कि पाइप के लंबवत हो जाएगा, ठीक है। और कट ऑफ एंगल को गाड़ी के अंदर जो लगा रहता है एंगल को जो है, तो मान लेते हैं कि पाइप है और यहाँ पर जो है लगा हुआ है, तो इस तरह जो है इसका हैंडल रहता है, ठीक है ना। जब इसको जब बंद करना होगा तो हम इसको इधर नचा देंगे, तो ये हो जाएगा पाइप के लंबवत हो जाएगा, ठीक है, जब इसको बंद करना होगा, ठीक है। इसके बारे में मैं पार्ट 1 में डिटेल में बताया हूं, जाकर देख सकते हैं। तो इसमें जो है कह रहा है कट ऑफ नहीं कर रहा है, एंगल कॉक को बंद करने के लिए हैंडल की स्थिति क्या हो जाएगा, तो लंबवत हो जाएगा, ठीक है। कैसा होगा, लंबवत हो जाएगा, ठीक। इसको पार्ट 1 में बताया है बहुत डिटेल में, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है एयर होज के बारे में पूरा डिटेल बताया है, किस रंग का रंगा रहता है, कौन कौन पाइप होता है, पूरा डिटेल बताया, पार्ट 1 में जरूर आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, केवल यहाँ पर क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है, शॉर्ट में समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लीवरेज अनुपात डैश के द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन नंबर 53 में। तो ये जो है एल बाई ई डिवाइस, मतलब इसके द्वारा जो है लीवरेज अनुपात प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कह रहा है कि बीपी, चलती हुई ट्रेन में बीपी का प्रेशर कितना होता है, मतलब कि ब्रेक पाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो बीपी का प्रेशर चलती वर्किंग पीरियड में, मतलब कि उस समय बीपी का प्रेशर जो है 5 kg होता है, ठीक है ना। ऐसे भी बीपी का प्रेशर, बीपी माने ब्रेक पाइप और सीआर का प्रेशर जो है 5 kg होता है, cm स्क्वायर, ठीक है। और एफपी और एआर का प्रेशर जो है 6 kg पर cm स्क्वायर होता है। याद कीजिएगा इसको, मतलब कि कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। मैं दोनों एक साथ इसलिए लिखा हूँ ताकि मतलब कि याद करने में सहूलियत होगा। एआर का कहीं अलग मिलेगा, एफपी का अलग मिलेगा, वहां पर जाकर के आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इसलिए इसको एक जगह नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि सीधे किस ब्रांच पाइप से जुड़ा रहता है, कौन, ट्विन पाइप प्रणाली में एफपी सीधे किससे जुड़ा रहता है, ठीक है ना, किससे जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ है, एयर से जो है जुड़ा रहता है, ठीक है। अब हम अभी बताया कि एयर जो है एफपी के द्वारा 6 kg प्रेशर से चार्ज होता है, ठीक है ना।
एआर जो है एफपी के द्वारा 6 केजी प्रेशर से चार्ज होता है, इसलिए एफपी जो है यानी मतलब कि फीड पाइप जो है सीधे एआर मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर से जुड़ा रहता है। ठीक है ना। पार्ट 1 में जरूर जाकर देखिएगा, इसके बारे में मैंने बताया है। ठीक है ना कि इसके पहले जो है अब बता ही दे रहा हूं कि एआर जो एफपी जो है एआर से जब पाइप जो कनेक्ट जो होता है उसके पहले एक एनआरबी लगा रहता है, एनआरबी यानी मतलब कि नॉन रिटर्न बल्ब। इसके बारे में पार्ट 1 में पूरा डिटेल से बताया, जरूर देखिएगा जाकर के। एनआरबी नॉन रिटर्न बल्ब, तो नॉन रिटर्न क्वेश्चन उसमें था कि नॉन रिटर्न बल्ब का कार्य क्या था। नॉन रिटर्न बल्ब का कार्य ये होता है कि एफपी से हवा एआर में तो जाने देता है, लेकिन एआर का हवा एफपी में फिर रिटर्न वापस नहीं आने देता है। ठीक है, एनआरबी का यही काम है। ऑप्शन में आपको आएगा कि क्या काम है, तो उसमें यही आप मारिएगा कि एनआरबी का काम जो है एफपी से एआर में हवा को जाने देता है एक्जुलरी रिजर्वायर में, लेकिन एक्जुलरी रिजर्वायर का हवा वापस एफपी में जाने नहीं देता है एनआरबी। इसके बारे में पार्ट 1 में डिटेल में बताया, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ट्विन पाइप प्रणाली में एफपी सीधे किससे जुड़ा रहता है, तो एआर से जुड़ा रहता है, और ये दोनों का प्रेशर जो है 6 केजी पर सीएम स्क्वायर होता है। अब एफपी के द्वारा ही एआर चार्ज होता है, तो भाई उसी से कनेक्ट रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नहीं यहाँ छूट रहा है क्वेश्चन, एफपी चार्जेज। ठीक है, एफपी चार्जेज मतलब कि एफपी जो है किसको चार्ज करता है, तभी मैंने बताया एआर को चार्ज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब C3WDB को ट्विन पाइप सिस्टम में अलग किया जाता है तो कौन सा उपकरण चार्ज नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा चार्ज मतलब कि क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो इसमें जो है सीआर एंड बीसी, सीआर एंड बीसी मतलब कि कंट्रोल रिजर्वायर, बीसी मतलब कि ब्रेक सिलेंडर जो है चार्ज जो है नहीं हो पाएगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जब K3DB ट्विन पाइप सिस्टम से मतलब कि अलग कर देंगे डीबी को, तो कौन सा उपकरण चार्ज नहीं होगा, तो सीआर एंड बीसी अर्थात कंट्रोल रिजर्वायर एंड बीसी जो है चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इसी के द्वारा, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि एआर जो है एआर का हवा जो है एफपी के द्वारा एआर में हवा आता है एक्जुलरी रिजर्वायर में, और उस डीबी के द्वारा ही बीसी में हवा को भेजा जाता है। ठीक है ना, 5 केजी के प्रेशर से। तो मान लेते हैं कि जब डीबी को हम हटा ही देंगे तो कैसे मतलब कि चार्ज होगा। एक मैंने वीडियो जो मैंने बताया है थ्योरिकल, उसमें मैंने पूरा डिटेल से थ्योरिकल मैंने बताया, थ्योरिकल वीडियो जो मैंने बनाया है उसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, पूरा एकदम डिटेल में मैंने बताया है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। उसमें मैं पूरा इसके बारे में डिटेल, थ्योरिकल है क्योंकि उसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, जाकर जरूर देखिएगा। मेरे प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, वीडियो में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन तो आपका हो गया, कहाँ दिया सीआर एंड बीसी, ब्रेक्स नियंत्रण जल ब्रेक सिलेंडर, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रेक सिलेंडर यानी कंट्रोल रिजर्वायर है, ब्रेक सिलेंडर यानी सही आंसर इसका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या करे कि एयर ब्रेक सिस्टम में बीपी या एफपी का रिसाव दर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ये तो एकदम बीएम प्लस वीवीआई दोनों लिख देंगे हम। बीएम मतलब कि बोर्ड मॉडल, वीवीआई का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन यह पूछता है कि एयर ब्रेक का मतलब कि रिसाव दर, कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कितना ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है, तो 0.2 केजी पर सीएम स्क्वायर, यहाँ पर 2.5 भी दे दिया जाए, लेकिन अधिक जगह अधिकांशतः जगह 5 यहाँ पर नहीं रहता है, खाली लिखता है 0.2 केजी पर सीएम स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि जब हम लोग जो है ब्रेक पाइप या फीड पाइप जो भी मतलब कि जब हम लोग फिट कर देते हैं गाड़ी को, जब फिट करते हैं तो उस वक्त जो है फिर हम लोग चेक करते हैं कि कहीं से कोई रिसाव तो नहीं हो रहा है, या रनिंग पीरियड में कोई रिसाव तो नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में अगर कहीं से रिसाव हो भी रहा है तो 0.25 केजी पर सीएम स्क्वायर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 0.2 केजी या 25 केजी पर सीएम स्क्वायर पर मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। एकदम नोट्स में जो लिखिएगा एकदम हेडिंग में कि बहुत, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सहायक रिजर्वायर मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर का दबाव द्वारा ही डैश कम करता है। ठीक है, क्या करता है, काम करता है। ठीक है, किसके द्वारा, मतलब कि यह काम करता है। ठीक है, कह रहा है कि सहायक मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर जो है का दबाव जो है डैश के दबाव द्वारा डैश काम करता है, मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर के दबाव से कौन काम कर रहा है, इसको कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो यह हो जाएगा ब्रेक सिलेंडर। कहाँ है, ये हो जाएगा ब्रेक सिलेंडर। अगर आप लोग टेस्ट में जो है अगर मान लेते हैं कि एबीसी में थोड़ा इधर उधर अगर कॉपी चेक हो गया होगा तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, ब्रेक सिलेंडर इसका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ब्रेक सिलेंडर। यानी एक अब अभी मैंने बताया, फिर मैं बता दूं, अब इसके क्वेश्चन आ गया तो बताना ही पड़ रहा है। मान लेते हैं कि एआर का यह टंकी है और यहाँ पर जो है डीबी लगा हुआ है, तो एआर से डीबी में हवा जाता है और डीबी से जो है फिर जो है बीसी मतलब कि ब्रेक सिलेंडर में जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं एआर का प्रेशर बीसी से मतलब कि हो जाएगा ना, इसीलिए सहायक रिजर्वायर का दबाव जो है किस द्वारा ही डैश काम करता है, इसके दबाव मतलब कि एआर के दबाव के द्वारा ही मतलब कि बीसी जो है काम करता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जहां तक विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, हम अपने समझ से तो मैं अच्छे ढंग से आप लोग को बता रहा हूं, इसलिए लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि आप लोग जल्दी शेयर नहीं करते हैं, हम जानते हैं, इसलिए क्योंकि मान लेते हैं कि वहां आप लोग शेयर नहीं कर सकते हैं जहां पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके दोस्त अगर अदर जगह काम कर रहे हैं तो वहां पर शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो मैं बनाता हूं और आप लोग को केवल शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है 60 नंबर में कि एआर ट्विन पाइप सिस्टम में किस दबाव के साथ काम करता है। एआर ट्विन पाइप सिस्टम में किस दबाव के से मतलब काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा बोलने बोलने में थोड़ा सा तो जानबे करते हैं कि दम तो रखना नहीं पड़ता है। चलिए, रेस्ट ले लिया। एयर ट्विन पाइप सिस्टम किस दबाव के साथ जो है काम करता है, तो मैंने अभी बताया कि वही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है, आप लोग केवल समझने का फेर है। मान लो अभी मैंने बताया कि एयर टैंक जो है एफपी के द्वारा चार्ज होता है। किसके द्वारा चार्ज होता है? एफपी के द्वारा, मतलब कि फीड पाइप के द्वारा यह चार्ज होता है। तो कह रहा है कि एयर ट्विन पाइप सिस्टम में किस दबाव के साथ काम करता है, तो एफपी के द्वारा ही ना मतलब कि चार्ज होगा। एफपी के जब प्रेशर किस में होगा, मतलब कि एआर में होगा, एआर से डीबी में और डीबी से बीसी में। ठीक है, डीबी से बीसी में। ठीक है, तो एफपी के द्वारा ही ना एयर चार्ज होगा, तो दबाव किसका रहेगा? एफपी का ही ना एयर में रहेगा, इसलिए सही आंसर है इसका एफपी प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, यानी फीड पाइप का प्रेशर जो है एआर मतलब कि क्या लिखा है यहाँ पर, एआर मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर में होगा। ठीक है, ट्विन पाइप यहाँ पर कह रहा है। ठीक है ना, ट्विन पाइप, ट्विन पाइप का मतलब हुआ जिसमें एफपी और बीपी दोनों हो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है आप लोग को थोड़ा सा घुमा कर पूछा है, ट्विन पाइप यहाँ पर मिक्स कर दिया। ट्विन पाइप का मतलब ये हो जाता है कि एपी और बीपी। ठीक है, तो एपी बीपी का मतलब ये हो गया कि एपी और बीपी, तो उसमें एपी के द्वारा चार्ज होगा ना एआर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 61 में किसके बीच एसीबी समायोजित क्लियरेंस करता है। ठीक है, तो एसीबी जो है स्लैंग एडजस्टर वायरल, इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्लैंग एडजस्टर वायरल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एसीबी, तो एसीबी जो है यहाँ पर आपको फिगर बनाकर बताते हैं। चलिए, एसीबी जो है किस के बीच के, तो व्हील व्हील ट्रेड जो है, व्हील ट्रेड और ब्रेक ब्लॉक के बीच जो है या जो है क्लियरेंस को जो है इंडिकेट करता है। ठीक है ना, इसलिए इसका सही आंसर जो है, जैसे मान लेते हैं कि यह व्हील हो गया, यहाँ पर एक ट्रेड, व्हील ट्रेड जो है, तो यहाँ पर जो आपको ब्रेक जो लगता है इसी के बीच में जो क्लियरेंस जो है मतलब कि यह जो है क्लियर करता है एसीबी। ठीक है, स्लैंग एडजस्टर वायरल। ठीक है, तो व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच में जो है क्लियरेंस जो है समायोजित करता है, मतलब कि एडजस्ट करता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एस डब्ल्यू टी आर से आप क्या समझते हैं? एस डब्ल्यू टी आर से आप क्या समझते हैं? क्या कर रहा है, टीआर से क्या समझते हैं? तो सिंगल वैगन टेस्ट रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वैगन रिपेयर शॉप में जो भाई काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो इसका जो है सिंगल वैगन टेस्ट रिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, और वैगन वाले लोग भाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछता है एस डब्ल्यू टी आर, सिंगल वैगन टेस्ट रिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। उसी पर एक क्वेश्चन पूछता है, चलिए बता ही देता हूँ, दिमाग पर आ जाता है। रिलेटेड एक पूछता है सिंगल कार टेस्ट रिंग, सिंगल एस एस सी टी आर। ठीक है, एस सी टी आर और एस डब्ल्यू टी आर। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए वीडियो लंबा होने के कारण मैं केवल क्वेश्चन पर चलता हूँ, लेकिन बता ही देता हूँ। ये देखिए एस डब्ल्यू टी आर का मतलब हो जाता है, यहाँ पर देखें सिंगल वैगन टेस्ट रिंग, और पूंछ वाले के लिए पूछता है एस सी टी आर। ठीक है ना, तो सिंगल कार टेस्ट रिंग इसका फुल फॉर्म हो जाता है, इसलिए दोनों एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा, सिंगल कार टेस्ट रिंग और एस डब्ल्यू टी आर का मतलब सिंगल वैगन टेस्ट रिंग हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है दोनों को एक जगह लिखिएगा ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, और आपको कंफ्यूजन नहीं करेगा, ढूंढिएगा एक जगह दोनों मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर हम चलते हैं।
तिरछा जो है गंदगी कलेक्टर का कार्य हवा से गंदगी के हिस्से को अलग करना है। ठीक है, तो कह रहा है डीबी के आने के बाद, डीबी को आने से पहले, और ये भी और तो ये हो जाएगा डीबी को आने से पहले। ठीक है ना, डीबी के आने से पहले। ठीक है, तो मैंने एक थ्योरी वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें जो मैं डीसी मतलब डॉट कलेक्टर को और डीबी जहां पर पॉइंट जहां मिला वहां पर मैंने पूरे डिटेल के साथ मैंने इसको बताया है, वहां पर जाकर जरूर देख लीजिएगा थ्योरी वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें। तो आपको यहाँ पर मैं शॉर्ट में मैं ये बता दूं कि डॉट कलेक्टर जो है इसका काम है, क्या कह रहा है, गंदगी कलेक्टर जो का कार्य हवा से गंदगी को हिस्से को अलग करना, मतलब कि गंदगी जितने भी मतलब कि हवा में धूल कण या गंदगी जो भी रहते हैं उसको छान करके डीसी जो है मतलब डॉट कलेक्टर डीबी को हवा देता है ताकि ब्रेकिंग सिस्टम जो भी है खराब ना हो। ठीक है, खराब ना हो, इसलिए उसको छान करके देता है। ठीक है, तो वहां पर मान लेते हैं कि यहाँ पर डीबी लगा हुआ है, डीबी है, तो यहाँ पर पाइप जो होता है, यहाँ पर जो है डीसी जो है यानी डॉट कलेक्टर लगा रहता है, यानी डीबी के पहले क्वेश्चन में आता है यहाँ पर जैसे आया तो डीबी को आने से पहले, यहाँ पर डीबी के आने से पहले मतलब कि डीबी के पहले जो है डीसी लगा रहता है। और डीबी जो है ब्रेकिंग सिस्टम, जितने भी ये भी क्वेश्चन आता है कि डीबी जो है ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड कहा जाता है, मतलब कि दिमाग कहा जाता है। ठीक है, तो दिमाग को जो है हर तरह से कोई भी चीज फ्रेश चीज दीजिएगा तब वो सोचेगा, इसीलिए मतलब कि डीबी को जो है माइंड कहा जाता है और डीसी को जो है ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब कि किडनी या हृदय कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह सबको छान छून करके क्लियर करके हवा देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, लिख लीजिएगा, डीबी को ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब कि माइंड कहा जाता है और डीसी को जो है ब्रेकिंग सिस्टम का कहीं हृदय भी पूछ देता कहता है, ऑप्शन में आता है, कहीं किडनी भी आ जाता है, इसलिए दोनों लिख लीजिएगा, मतलब कि याद दे करके जो भी आएगा मार दीजिएगा। ठीक है, और दोनों अगर आ जाए तो हृदय मार दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डीबी के पहले जो है डीसी लगा रहता है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि सहायक रिजर्वायर इनमें से सहायता कर रहा है, मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर किसको सहायता मतलब करता है, एक्जुलरी रिजर्वायर किसको सहायता करता है। तो मैं अभी हमने बताया कि फिर वही क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि घुमा फिरा करके एक क्वेश्चन को अच्छा से अगर समझ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को जवाब देने में आपको इस टाइप से जितनी भी रिलेशन क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया कि एफपी के द्वारा एआर में हवा आता है और एआर से फिर डीबी के द्वारा बीसी में मतलब कि हवा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्जुलरी रिजर्वायर एआर जो है सहायता किसको करता है, तो या बीसी को हवा भेजने में मतलब कि सहायता करता है, बीसी को हवा भेजने में सहायता करता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन इसका आंसर सही हो जाए, सी हो जाएगा। ठीक है ना, अभी मैंने बताया, फिर मैं कितना बताऊं कि एफपी के द्वारा एआर में हवा आता है और एआर से डीबी के द्वारा फिर बीसी में हवा जाता है। तो एआर जो है किसको हवा भरता है, मतलब कि बीसी को हवा भेजने में सहायता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बीपी और एफपी एयर होज पाइप को एंगल को काटने के लिए फिट किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, फ्लैंज, फ्लैंज। ठीक है, क्या कह रहा है, बीपी और एफपी जो है एयर होज पाइप को एंगल को काटने के लिए फिट किया गया है। ठीक है, तो फ्लैंज। ठीक है, तो वहां पर जो है वहां पर ये फिट किया गया है फ्लैंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए वीडियो जो है लंबा होता जा रहा है, मैं सोचता हूं कि इसको जो है इसको मैं 65 को फिर मैं डिटेल में आप लोग को मैं बताऊंगा। ठीक है ना, मैं 65 तक समझिए कि यहाँ पर क्वेश्चन मैंने क्लियर किया, फिर जो है अगले पार्ट में मैं फिर डिटेल में मैं बताऊंगा। यह पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 में मैं पूरा 100 तक क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन को। पार्ट 2 बन चुका है, उसमें पूरा डिटेल में बताया है, जिसके कारण वीडियो लंबा, अगर क्वेश्चन पढ़े आंसर बताते चले धाए धाए तो ये तो आधे घंटे में ही मैं क्वेश्चन को पढ़ करके क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, लेकिन पूरा डिटेल में बताने के कारण यह जो है वीडियो लंबा होता जा रहा है। ठीक है, इसलिए फिर मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा, मैं 65 तक ही रहने देता हूं। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको मैंने कहा था कि इस वीडियो का या किसी भी वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए या LDC JEE AWM की अच्छे से अच्छे तैयारी करने के लिए आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना होगा, जिसका नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप कांटेक्ट करके मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैसेज भेजने से पहले व्हाट्सएप को सेव कीजिए, उस पर लगे फोटो को ध्यान से पहले पढ़िए कि कौन कौन से पीडीएफ आपके लायक है, कौन कौन सा पीडीएफ आपको चाहिए और पीडीएफ कैसे मिलेगा, पूरा उस पर लिखा हुआ है, जो फोटो लगा हुआ है व्हाट्सएप पर, उसके बाद ही मैसेज कीजिए। ठीक है, ऐसे मैसेज नहीं कीजिए और फोन नहीं कीजिए। ठीक है,
इतना आप ध्यान में रखिए कि आप मुझसे जुड़ने के बाद आपको हर तरह से एकदम तैयार किया जाएगा। ठीक है, आपको पूरा पीडीएफ दिया जाएगा और पीडीएफ देने के बाद फिर जितने भी टाइपिंग होते जाएंगे उस सारे पीडीएफ को उसी पैसे में एकदम फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, उससे अलग से कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, और टेस्ट जो है हर एक संडे को संडे फ्री में लिया जाएगा उसी पैसे में, उसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप केवल टेस्ट के लिए ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो पीडीएफ लेगा वही टेस्ट देगा फ्री में, केवल टेस्ट के लिए कोई शुल्क नहीं है और उसको टेस्ट नहीं लिया जाएगा। जो पीडीएफ नहीं लेगा, पीडीएफ लेगा उसी के लिए टेस्ट है। चलिए, मैं बहुत बोल दिया, अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो यहाँ तक अगर बने हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है। चलिए, यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।